बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने आज से तकरीबन 2 माह पहले तामीराती सनत को न सिर्फ एक सनत का दर्जा दिया बल्कि एक ऐसा पैकेज भी दिया कि जिसके बाद ये उम्मीद हो चली कि जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सस्ते घर भी जो है वह एक आम आदमी को मिल सकेंगे। लेकिन आज 2 माह 2.5 माह गुजरने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कोरोना वायरस ने जहां सारी इंडस्ट्रीज को मुतासिर किया है वहां कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी अब तक काम शुरू नहीं कर सकी। जिस पैकेज के बाद ये उम्मीद थी कि ये पैकेज आने के बाद इंडस्ट्री का पहिया चल सकेगा, वो इस वजह से नहीं चल सका कि वो पैकेज किताबों के अंदर तो आ गया, कागजों के अंदर तो आ गया, लेकिन अमली तौर पे उसके इम्प्लीमेंटेशन के अभी तक कोई माहौल नहीं बन सका है, अप्रूवल्स नहीं हो सकी हैं। मामला क्या है, पैकेज के खदोखाल क्या थे, उसको क्या फायदा होना था कि जिसको 2.5 महीने बाद 2 महीने बाद हम ये चाहते थे कि आम आदमी तक उसका फायदा पहुंचे। क्या घर अब सस्ते हो जाएंगे? एक आम आदमी को बिल्डर फायदा देगा या नहीं देगा? क्या बाइंग और सेलिंग जो तकरीबन 2-2.5 साल से रुकी हुई है प्लॉट्स की और घरों की और फ्लैट्स की, क्या वो अब शुरू हो जाएगी? आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में मोहसिन शेखानी साहब, जो चेयरमैन है एसोसिएशन फॉर बिल्डर डेवलपर यानी कि आबाद के। मोहसिन शेखानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेखानी साहब, सनत का दर्जा मिल जाएगा, एक बोर्ड बन जाएगा, क्या फायदा है ऐसे बोर्ड का? क्या फायदा होगा सनत का दर्जा देने का? क्योंकि अब तो जो फवायद का एक जो मामला था वो आ जाना चाहिए। 2-3 महीने हो गए हैं पैकेज को। बिल्कुल आपका कहना सही है। और जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर हुआ था और जिस तरीके से पैकेज को उनकी चाहत थी कि ये कोविड-19 में लोगों को रोजगार भी हो जाए, कोई एक्टिविटीज भी हो, इकोनॉमी एक्टिविटीज भी हो, लेकिन ऑर्डर खाली होना, उसके इम्प्लीमेंटेशन ना होना, अभी तक काफी चीजें रुकी हुई है। रिगार्डिंग टू सबसे पहले तो स्टेट बैंक के हवाले से पॉलिसीज फाइनल होनी है। जब आपको इंडस्ट्री का दर्जा दिया तो इसके फाइनेंस को डिजाइन करना पड़ेगा, बैंकों को रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। बैंकों का ये मामला है कि बैंकों के सारे पैसे स्टेट बैंक के पास है 7.8 ट्रिलियन। तो ये अगर जब तक मार्केट में 1-2 ट्रिलियन आप नहीं देंगे और मार्केट को एक्टिव नहीं करेंगे, पैसे बैंक आपको देंगे नहीं, पब्लिक को, इंडस्ट्री के लिए नहीं देंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं देंगे, तो काम कैसे होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास स्पेशल इसके लिए कंस्ट्रक्शन बैंक्स होने चाहिए जो स्पेशलाइजेशन हो। इसलिए कि आप अभी जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि हिस्ट्री होनी चाहिए किसी क्लाइंट की तो हम उसको फाइनेंस करेंगे, तो अभी तो इंडस्ट्री डिक्लेयर हुई है, हिस्ट्री कहां से लाएंगे? अभी तो था ही नहीं, पब्लिक मनी ऑलरेडी इन्वॉल्व। अच्छा मोहसिन भाई, दुनिया के अगर किसी मुल्क का जायजा लें, पाकिस्तान से कंपेयर करें, जहां पर किसी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा चुका हो कंस्ट्रक्शन को, तो क्या तरीकेकार होता है इस इंडस्ट्री को चलाने का, या ये पाकिस्तान के अंदर कोई नया तजर्बा होने वाला है? थोड़ा सा मुझे अगर इसका बैकग्राउंड बता दें, लोगों को भी समझने में आसानी हो कि इंडस्ट्री बन जाने के बाद क्या फवायद होंगे। नॉर्मली दुनिया में क्या होता है, बहुत इस तरीके से होता है कि आप जब ये वो इंडस्ट्री कहलाती है दुनिया में, जब क्राइसिस भी होते हैं तो इस इंडस्ट्री को फीडबैक दिया जाता है, फैसिलिटेशन किया जाता है, ताकि इससे 41 डायरेक्टली और 72 इनडायरेक्टली इंडस्ट्री एक्टिव होती है और आपका हाउसिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन होती है, आपकी शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ वो चीजें नहीं है। वहां तो प्रोजेक्ट 90% बैंक फाइनेंस करते हैं, 10% सिर्फ पब्लिक की मनी होती है और पब्लिक को सिर्फ इनिशियली कहा जाता है। और पहला घर जो इंटरनेशनली जो बाहर मुल्कों में होता है वो तो विदाउट इंटरेस्ट होता है, ताकि लोग रोडों पे, कच्ची आबादियों पे या स्लम्स ना बनाए। लोगों को घर मिलना बेसिकली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का भी यही कहता है, जिस तरह वहां कहता है, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कोई चीज उस तरीके से फॉलो ही नहीं हुई, जिसको 72 साल के बाद अब इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं। जो बेसिक चीजें थी वो आज हो रही हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी होनी बाकी है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट है कि घर लेना बहुत दुनिया में आसान है। आपकी अगर इनकम है कि 25,000 रुपए, तो आप 1 बेडरूम वाला ले सकते हैं, आप तो आप 2 बेडरूम वाला, मतलब आपको पता होता है कि किस तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेड चीजें भी हमारे यहाँ काफी प्रॉब्लम है, बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता। आपकी हिस्ट्री होती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है और डिजिटलाइजेशन होता है, ऑनलाइन सारी चीजें होती है। हमारे यहाँ तो वो सारी फैसिलिटी बदकिस्मती से है नहीं। हमारा भी यही कहना है कि आप खुदारा डिजिटलाइजेशन करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपको फिगर्स भी मिले और लोगों के लिए भी आसानी हो, आम लोगों को घर लेना आसान हो,
और ये स्लम्स एरिया और खत्म हो, कच्ची आबादी खत्म हो, तो सबसे अच्छा, पहले आप समझते हैं कि अगर ये इंडस्ट्री बन जाती है, देखें कि इनिशिएट तो गवर्नमेंट करती है, जाहिर है फिर आपको पता है कि पूरा ब्यूरोक्रेसी का मामला और हमारे सिस्टम का एक जो फ्लॉ है वो अपनी जगह होता है कि उसको पेपर से निकल कर जो है वो अमली जमीन के ऊपर पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। ठीक है कि उस वक्त का इंतजार कर लेते हैं, गो कि हमारे पास वक्त उस तरीके से पाकिस्तान में है नहीं, चीजें एक के बाद एक आ रही होती हैं। लेकिन अगर लोगों के लिए बात करें मोहसिन शेखानी साहब, तो 2, 3, 4 क्या चीजें हैं कि जो इंडस्ट्री का दर्जा बनने के बाद बीइंग आबाद चेयरमैन आप समझते हैं कि एक आम आदमी को उसका फायदा होना है? देखिए, एक आम आदमी को मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली फायदा है। एक तो फायदा यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है कि सब्सिडाइज रेट देंगे लोगों को, कि कम से कम इंस्टॉलमेंट हो, जितने रेंट उसका किराया कहीं रह रहा है कच्ची आबादी में 10-12 हजार रुपए, तो उस इंस्टॉलमेंट में उसको घर मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि घर मिलना। नंबर 2 ये कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं चीजें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अभी। नंबर 3 चीज ये है कि घर की लोकेशंस और अथॉरिटीज जितनी है उनको बंद कर रहे हैं कि आपका नक्शा 30 दिन में 45 दिन में अप्रूव हो जाए, ताकि जब तक आपकी एक्टिविटी नहीं होगी। उसके लिए हमें बहुत एतराजात हैं, उसके लिए काफी मीटिंग्स चल रही है, सिंध में भी चल रही है, पंजाब में भी चल रही है, आपके इस्लामाबाद में भी चल रही है। वो ये है कि अथॉरिटीज का, हम कह रहे हैं कि अथॉरिटीज को आप सिर्फ जो कानून की किताब है उस किताब के तहत हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, अथॉरिटी उसको चेक करे। हमें अप्रूवल के चक्करों में आप भेजते हैं, अप्रूवल हम फाइलों के पीछे घूमते हैं, एनओसीओं के पीछे घूमते हैं, प्रोजेक्ट होता है 1.5 साल डिले, प्रोजेक्ट साल तक हम पीछे भागते हैं। और आपको पता है एक टेबल पे जाने के लिए कितना खर्चा, मतलब ऑफिशियल तो अपनी जगह, इसके अलावा भी आप किसी ऑफिसर से साइन कराएं, वो समझ रहा होता है पता नहीं उसकी जागीर है वो। वहाँ ये सिस्टम हमारा खत्म करना पड़ेगा। हमें उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि कॉस्ट आपकी कम हो। ये कॉस्ट बढ़ती रहती है, जितनी भी कॉस्ट बढ़ेगी वो एंड यूजर पे जाएगी। कंपटीशन जब मार्केट में फ्री आप कर देंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और लोगों के लिए फैसिलिटेशन होगा कि उसके पास चॉइस होगी कि लो कास्ट हाउसिंग लेने की, मिडिल क्लास को मिडिल क्लास लेने की और हाई एंड यूजर को हाई एंड लेने की। सबको अपनी अपनी चॉइस मिलेगी और अवेलेबिलिटी होगी तो कॉस्ट कम होगी। आपको जितनी अच्छा मोहसिन शेखानी साहब, जो तामीराती सनत के लिए खाम माल आता है, मशीनरी है, सीमेंट के ऊपर कुछ ड्यूटी थोड़ी सी कम हुई है, उससे आप समझते हैं कि आम आदमी को फायदा होगा? एक तो ये भी आपने बताना है कि आम आदमी के फायदे का, दूसरा आपने बताना है कि वो फायदा या वो जो वादा था वो अब तक आप तक पहुंच सका है? देखिए, अभी तक उसमें काफी चीजें क्लियरिफिकेशन नहीं हुई है। जब तक हमने इनको कहा कि आपको आरडी वगैरह खत्म करनी पड़ेगी, जो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, हमारा रॉ मटेरियल है ना, हमारा सीमेंट और स्टील रॉ मटेरियल है, हमें भी आप इंपोर्ट की परमिशन दें और हमें भी उस प्राइस पे, इसलिए कि कॉम्पीट कब होगा जब बाहर की प्राइस आ रही है और लोकल प्राइस उसको कॉम्पीट करेगी, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो जो कार्टेलाइजेशन है, वो मोनोपोलाइजेशन है, वो खत्म होनी चाहिए, मार्केट को स्मूथ होना चाहिए। आज हमें स्टील की प्राइस आ रही है तकरीबन 1,15,000 रुपए टन, 1,18,000 रुपए टन, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में वो 80,000 रुपए टन में अवेलेबल है। और वो यहाँ भी बनना चाहिए और वो चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जिससे आपका 20-22% स्टील और सीमेंट वो आइटम है जो 45% ऑफ कॉस्ट आपका शामिल है। मतलब मेजर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो स्टील और सीमेंट है। ये 40%-45% यूटिलाइजेशन होता है पूरे घर के अंदर, बाकी सारे आइटम 55% में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। टाइल है, पेंट है, आपके जितने इलेक्ट्रिकल वुड है, वुडिंग है, ये सारे जितने बाकी इंडस्ट्रीज है 55% में। तो अगर आप ये दो इंडस्ट्रियों पे तवज्जो देंगे और इन दोनों को मुनाफा जरूर कमाएं, ये लोग भी कमाएं और ये भी लोकल इंडस्ट्री भी चले, लेकिन इनको ये पता होगा अगर हम प्राइस महंगी करेंगे तो बाहर से ऑप्शन है, हम भी मंगाना आसान नहीं होता। आप ये कहते हैं कि मुकाबले की एक सनत बने, यहाँ लोकल जो बनाने वाला है वो क्वालिटी भी अच्छी दे और उसको भी पता हो कि बाहर से चीज आ सकती है, तो वो उसी हिसाब से चीजों को जो रखे। अच्छा शेखानी साहब, एक चीज ये बताइएगा कि हुकूमत का महसूस ये होता था कि हुकूमत को ये लगता है कि उनके आने के बाद जब उन्होंने मुख्तलिफ इकदाम किए तो लोगों ने पैसा रोक लिया, जिसकी वजह से पैसे की
रोलिंग और रोटेशन जो है वो रुकने की वजह से पूरी मईशत बैठना शुरू हो गई। महसूस ये होता है कि ये जो पैकेज था, खास तौर पर हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि इस पैकेज के जरिए लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आए, कि चाहे वो फिर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जब वो देखें कि उनसे पैसे के बारे में पूछा नहीं जाएगा तो वो वहां पर इन्वेस्ट करें, एक रोलिंग चले पूरे पाकिस्तान की, जो हमारा एक इकोसिस्टम चलता है वो चलना शुरू हो। तो आपको लगता है कि हुकूमत के इक़दामात के बाद कुछ ऐसा हुआ है? अभी तक ऐसा नहीं हो सका। देखिए, अभी तक हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, बेसिकली प्रॉब्लम आपको पता है इंटरनेशनली ये कोविड-19 ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया का ये हाल है। ना ट्रैवलिंग हो रही है, बाहर से जो लोगों का आने का है और फंड्स आने के हैं वो लोग भी अभी तक मूव नहीं कर रहे। एक खौफ का आलम अपनी जगह मौजूद है और इस जान का इशू जहां आ जाता है वहां सारी चीजें रुक जाती है। और आपको पता है कि बेड अवेलेबल नहीं और हंगामा एक मीडिया वॉर की तरह चलता है। ये कोविड-19 में ऐसा चल रहा है जैसे फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, मतलब एक वॉर पोजीशन हमने उसको क्रिएट की हुई है। एक पेज पे भी हम नहीं है तो लोगों को बड़ा मुश्किल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उसको सपोर्ट करें लोगों को और अच्छे पॉजिटिव उसमें लोगों को हम बताएं कि यार क्या पोजीशन है, किस तरीके से कोविड-19 से दुनिया फाइट कर रही है, हमें भी करनी है। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी फेल हो गई, ऐसा नहीं है। मतलब दुनिया की टॉप 1000 कंपनी में से 500 कंपनी वॉश आउट हो गई है। तो ये तो होता है ऐसे वक्तों में, 1930 के बाद कहते हैं सबसे ज्यादा है। तो ये सब सिचुएशन में मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी एंड प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है। उसकी वजह ये अथॉरिटीज है, उसकी वजह ये डेवलपमेंट का जो इदारे हैं वो है, उसकी वजह वो पॉलिसीज है जो फाइनलाइज नहीं कर रहे वो इदारे। जबकि प्राइम मिनिस्टर बहुत कंसर्न है, हर वक्त इंडस्ट्री की बात करते हैं, हर किसी भी फोरम पे उन्होंने इस इंडस्ट्री ताकि लोगों को जॉब मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं कि अब उनको फ्री करना चाहिए इस इंडस्ट्री को इन इदारों से। इन इदारों का काम हो कि ये कानून की किताब है, ये लोग बना रहे हैं, आपने इन कानून की किताब के तहत चेक करना है। अच्छा शेखारी साहब, आपको लगता है कि ये जो चीजें जो आप बयान कर रहे हैं कि 1-2-3 महीने की पहले की एक कानून साजी है, अनाउंसमेंट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद की, जिससे महसूस होता था कि शायद उनका कंसर्न भी है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम इतना ताकतवर हो चुका है जो नीचे का सिस्टम है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात सुनने के ऊपर भी तैयार नहीं है? एक ऐलान जिसको वज़ीर-ए-आज़म खुद कर चुका हो उसके ऊपर भी अमल करने को तैयार नहीं है, तो फिर तो ये हुकूमत की नाकामी नहीं है? देखिए, जो सिस्टम है वो तो वाकई इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और स्ट्रांग इतना है कि ब्यूरोक्रेसी और चीजें सिस्टम हमारे सामने ही है। आप बगैर किसी मतलब चीज के कोई भी काम, मतलब कोई कहीं भी कोई भी महकमा ऐसा है ही नहीं कि मूवमेंट हो। जब तक मैं कह रहा हूं कि लोगों के हाथों से आप नहीं लेंगे, आप ऑनलाइन नहीं करेंगे, डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे, सिस्टम को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए और सिस्टम अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये मसाइल हर जगह आते रहेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जहां भी है, जहां डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस है, मतलब एक एक एनओसीज है। तो ये सारे एनओसीज में क्या लिखा होता है? एनओसी में लिखा होता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो हुक लग जाता है, वो काम रोकने के लिए कहीं ना कहीं हुक लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है। आपको फ्री करना पड़ेगा, फ्री करें, कुछ ऐसे इकदाम करें कि कंसल्टेंट जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको आप फिक्स कर दें, वो उनको करें और इदारों का काम हो, कामों को चेक करें। जब इदारों के अपने इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो कामों में वायलेशन और ये जो चोरियां और ये कहते हैं कि ये इस तरीके से इसमें जो फर्क आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जब आपको कुछ मिलेगा नहीं तो आप भी किसी को कुछ दोगे नहीं। तो इसी तरह कानून बेहतर हो सकते हैं और इसमें फ्री आपको करना पड़ेगा, अप्रूवल्स फ्री, सारे आपके लेआउट्स और सिस्टम को आपको बेहतर करने की जरूरत है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल्स पे डालनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर पे डालनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं डालेंगे आप इसी तरह परेशान रहेंगे। आज 2 साल हो गए हुकूमत को, लेकिन एंड प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा। देखिए, और वजह कुछ नहीं है, यही वजह है इसकी कि आगे चीजें रुक जाती है। कहीं IMF के प्रॉब्लम है, कभी कहीं FATF के प्रॉब्लम है। तो ये इंटरनेशनली भी प्रॉब्लम मौजूद है और लोकली भी मौजूद है। तो हमें उन चीजों को फेस करना पड़ेगा और खुल के बात करनी पड़ेगी। ये आपका मुल्क है, आपके लोग है, आप अपने लोगों के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको पब्लिक में जाना है, आप पब्लिक के नुमाइंदे। फिर अगली प्रॉब्लम होता है, लोगों को नेगेटिविटी आती है आपकी और फिर वो आपको रिजल्ट नहीं आता, फिर लोग तंग हो जाते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताइएगा कि बिल्डर्स को आसान कर्जे मिलने थे स्टेट बैंक के, कुछ उसका कुछ बन सका हिसाब किताब?
अभी तक पॉलिसीज मीटिंगें चल रही हैं, कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई, कोई पॉलिसी ऑनलाइन अभी तक नहीं आई। आपको बताना चाहिए बैंकों को अभी तक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि आप इन प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट्स करें या आप हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट्स करें। प्लॉटों में तो करने के लिए तैयार होती है, बैंक के प्लॉट की मॉर्गेज कर ली, इसके बदले दे दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको प्लॉट को नहीं करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना स्टेट बैंक की तरफ से अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुई, वो होनी बहुत जरूरी है। चले, बहुत शुक्रिया। मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो पैकेज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, उस पैकेज को चूंकि इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हो पाया, तो इसलिए अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि उसके क्या फायदे मईशत को पहुंचे हैं और क्या अब तक नुकसानात हैं कि जो मईशत को भुगतना पड़ेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि महसूस ये होता है, आबाद के चेयरमैन की बातों से महसूस ये होता है कि हमारे सिस्टम ने किसी अच्छे ऐलान को भी उसी तरीके से दबा रखा है कि जिस तरह से बिल्डर्स की फाइलें दबी रहती हैं और फिर उसको पहिए लगाकर आगे चलाया जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ग्राउंड पर मौजूद बिल्डर से बात करेंगे आफ्टर शॉट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे मोहसिन शेखानी साहब, आबाद के चेयरमैन, जिन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का जो पैकेज जो उन्होंने खुद अनाउंस किया था, वो अब तक उसकी कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी कि वो पेपर्स से निकल कर जो है वो ज़मीन के ऊपर मौजूद हो या उसका कोई फ़ायदा किसी ऐसे फ़र्द को मिले कि जिसने उस पैकेज के ऊपर काम करना हो, लोगों की ज़िंदगी तब्दील करने का सबब बन सके। तो पाकिस्तान में यही डिसाइड हुआ आखिर में मोहसिन शेखानी साहब के साथ कि सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है कि जिसने लोगों को फ़ायदा देना है। इसी मौजू पे मजीद बात करेंगे उन लोगों से जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के बाद बेचने और खरीदने का कारोबार भी कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में बेचने और खरीदने का कारोबार बंद होने की वजह से एक जो रोलिंग थी पूरी इकोनॉमी की, वो रुक गई थी, जिसके नतीजे में हमने देखा कि एक डिजास्टर सा आया और डिजास्टर के नतीजे में चीजें स्लो डाउन होना शुरू हुई, लोगों ने अपना पैसा रोक लिया। शाबान इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान रियल एस्टेट फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नया नाज़माबाद कराची का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके प्रेसिडेंट हैं सैयद मोहम्मद तलहा साहब, वो भी मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कितनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जो कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं वो अब तक लोगों को हैंड ओवर क्यों नहीं हो रही, उसमें भी हुकूमत की कोई पॉलिसी है, लोग उसको बेच क्यों नहीं रहे, खरीद क्यों नहीं रहे। शाबान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे भी बात शुरू करते हैं। तला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे भी बात करते हैं। शाबान साहब, एक क्योस था पूरी इंडस्ट्री के अंदर, खास तौर पर जब नया पाकिस्तान बना तो पुराने पाकिस्तान की डील्स जो हैं वो रुक गईं और हमने देखा कि जिसने बेचना था उसने बेचना छोड़ दिया, जिसने खरीदना था उसने खरीदना छोड़ दिया। दोनों तो तीनों चीजें थी, लोगों के पास पैसा नहीं था और अगर पैसा था तो उन्होंने रोक लिया था। अब क्या सूरत हाल है इस पैकेज के बाद? कोई जो आपका बायर और परचेजर है उसका कुछ एतमाद बहाल हुआ है? क्योंकि जाहिर है कि एक प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर भी कमी हुई है और कुछ टैक्सेस के अंदर गेन टैक्स और इस तरह की चीज़ों के अंदर भी कुछ फ़ायदा मिला है, तो कुछ ट्रस्ट बहाल हुआ है लोगों का। बेशक अभी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन लोग लगता है कि आने वाले वक्तों में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जो अपने इंट्रो में पहले बिल्कुल सही बताया कि ये जो सेल परचेज़ की जो सूरत हाल थी, ये पिछले कोई 2-3 सालों से बिल्कुल रुकी हुई थी। असल में इसका ना इशू ये है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये रियल एस्टेट का जो हमारा बिज़नेस है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, इसका हमारी इकॉनमी में कितना इनपुट है। तो अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना, तो इसका हमारी इकॉनमी में ऑलमोस्ट हमारी जीडीपी में तकरीबन 1/3 इसका हमारा इनपुट आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट में। जो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान में रियल एस्टेट में करते हैं। इससे उनको 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि वो अपनी वतन से, अपनी मिट्टी से उनकी थोड़ी मतलब वो एक कनेक्शन रहता है। दूसरा उनको ये होता है कि जी चलो हमारे इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे कुछ है, उसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है। और गल्फ कंट्री से लोगों ने वापस आना होता है। अच्छा, अब मसला ये था कि ये चीज़ हम गवर्नमेंट्स को 2016 से कहते आ रहे थे और कुछ गवर्नमेंट ने कुछ सुनी भी और फिर कुछ नहीं भी सुनी, लेकिन हम उनको रियलाइज़ करवा रहे थे कि देखें रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये पाकिस्तान का वो सेक्टर है जो जो आप लोगों ने उसको निगलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा सोर्स है आपकी इकॉनमी का। इसको थोड़ा सा आप इस पे मराद दें लोगों को, ताकि ये यहाँ पे इसकी ये चलेगा तो बहुत सी चीज़ें इसके साथ चलेंगी। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आई और फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जी हमारी रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई। और साथ ही जो हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर जो थे, वो जो रेमिटेंस से भेजते थे, वो भी उस फर्क पड़ गया, उनका कॉन्फिडेंस हुआ। अब इसको आप लक कहें हमारी या बैड लक कहें, वैसे तो बैड लक है, लेकिन लक इस तरह का है कि कोरोना का जो सिस्टम आया उसकी वजह से बिल्कुल
सब चीज जाम होकर रह गई। बिल्कुल ठीक। और फिर इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि यार हमें क्या करना है, मजदूरों का भी काम करना है। ये उनको फिर रियलाइज आया कि भाई ये जो सेक्टर है इसको अगर हम रिवाइव करेंगे तो जो निचले तबके से लेके ऊपर तबके तक यहाँ पे सबको बेनिफिट जाएगा। जब उन्होंने ये रियलाइज किया और तो उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया। ठीक। अब मसला ये है कि देखें, सोच बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने एक सोच थी, अच्छी पॉजिटिव सोच है कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होगी और वो बढ़ेगा। लेकिन इसमें हमारी बदकिस्मती हमेशा से ये रही है कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट बनाती है, वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं रखती। बिल्कुल ठीक है। और वो स्टेक होल्डर्स को जब ऑन बोर्ड नहीं रखती तो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं होता कि जी वहाँ पे नीचे क्या हो रहा है। और हमारी गवर्नमेंट्स, चाहे ये हो चाहे पुरानी वाली हो, वो समझते हैं कि हम अकले कुल हैं, हम एक्सपोर्ट का भी हमें पता है, गारमेंट्स का भी हमें पता है, टेक्सटाइल का भी पता है, कंस्ट्रक्शन, वो खुद ही पॉलिसी बनाते हैं। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की, जो मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से आपने भी खुद भी अभी पहले ये कहा कि ये वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो कि एक्सपेक्टेड थे। उसकी मतलब लग ऐसे रहा था कि शायद जो है वो जो पैसा जाम हुआ है वो एकदम खुला शुरू आएगा। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने 2 स्टेप आगे का स्टेप ले लिया। ठीक। देखें, बुनियादी स्टेप मिस हो गया। कैसे हो गया कि जो भी आपका, देखें, अब ये मैं बात किसी को बुरी भी लगेगी लेकिन ये हकीकत है, जो कि हकीकत बात है कि पाकिस्तान में अक्सर आप कोर्ट्स में उठा के देख लें, आप जहां भी देख लें, जो केसेस पेंडिंग हुए हैं बिल्डर्स के ऊपर या रियल एस्टेट के ऊपर, वो 90% बिल्डर्स के ऊपर है। क्या है कि जी बिल्डर ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया, डिलीवर नहीं किया और भाग गया और वो पैसे लोगों के फंस गए। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डर पे उस तरह से नहीं है जो पैसे वो लगाएंगे। तो इस वजह से जब वो पैसे नहीं लगाएंगे तो जब बिल्डर है वो बिल्डिंग ही नहीं बनाएगा, तो उसको पता है मेरा माल ही नहीं बिकना, तो वो कारोबार, वो साइकिल नहीं चलेगा। असल चीज ये थी कि दुनिया में हमेशा जो भी काम होता है वो रियल एस्टेट से स्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक। आपने रियल एस्टेट को अलग कर दिया और कंस्ट्रक्शन को अलग कर दिया। तो जो फाउंडेशन थी रियल एस्टेट की, उसको तो कोई मराद दी नहीं। जो भी अब आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, 90% लोग रियल एस्टेट में अपने आप को सिक्योर समझते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बात हूं दोबारा शहबान साहब कि आपके लिए क्या मराद हो सकती थी। तलहा साहब, जाहिर है जमीन पर लोगों को सस्ता घर आपने फराहम करना है, आपसे मुराद ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बराह रास्त जो मुताल्लिक लोग हैं, तो उसके लिए आप समझते हैं कि ये पैकेज जो था, इसके इस फीचर इतने मतलब अच्छे थे कि वो लोगों तक उसका फायदा पहुंच पाता। गो के मोहसिन शेखानी साहब ने हमें बताया कि उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद उस तरह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब ओवरव्यू करें तो आपको क्या लगता है? देखिए, पैकेज तो ओवरऑल स्प्रिट तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था और उसके बुनियादी जो चीज़ें भी थी वो भी डायनामिक्स भी सही थी। इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम लगता है कि जो आपने बात की कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ की, उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है कि जो भी प्रोजेक्ट आप शुरू करने जाते हैं उसके लिए आपको एनओसीज रिक्वायर होती हैं और वो 18 से 20 एनओसीज होती हैं, मुख्तलिफ जगह से आपको चाहिए होती हैं। अब तक आप इसके प्रोसीजरल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक कोई प्रोजेक्ट नया आ नहीं सकता। अब इसमें सबसे अच्छी बात जो लिखी थी वो सेक्शन 111 का इन्होंने किया था कि जिसपे इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम की एग्जेम्पशन दी थी कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो वो अभी तक, जब तक अगर कोई अप्लाई भी करना चाहे और अगर उसको इतनी प्रॉब्लम आए और वो प्रोजेक्ट की अप्रूवल ना ले सके और 6 महीने का टाइम गुजर जाए तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि वो ब्लैक मनी भी अगर उसके पास है या किसी और ज़राए से रखी हुई मनी है जो उसने अभी तक डिक्लेयर नहीं की तो उसको वो लेके आ सके। तो ये वो बेसिकली बुनियादी मसले हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम अभी अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के किसी भी पैकेज से, चाहे वो उसको इंडस्ट्री बना दे, चाहे कुछ सस्ता कर दे, तो ये जो सारी सहूलत है ये आम बायर तक मुंतकिल होने का कोई चांस था? देखें, आम बायर तक होने का बिल्कुल चांस है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे इन्होंने ये कहा है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से सारी चीज़ों को लिंक कर दिया है। इससे इसको इंडिपेंडेंट करना होगा। इसमें ये करना होगा कि जो भी बिल्डर या डेवलपर, से फॉर एग्जाम्पल दुनिया भर में इस तरह का सिलसिला चल रहा होता है कि अगर 30% अगर वो लो हाउसिंग स्कीम उसके अंदर ला रहा है तो फिर उसको आप अलाउ करें कि वो इस स्कीम के सारे जो बेनिफिट्स हैं उससे वो फ़ायदा उठा सके। अनफॉर्चुनेटली वो लिंक कर दिए गए, जब तक आप नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तब तक चीज़ें आपकी बेहतर हो नहीं सकती। तो उसमें 90% एग्जेम्पशन भी टैक्स की उसी वक्त मिलेगी और उनका अभी तक TOR टर्म ऑफ रेफरेंस ही अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बनाया नहीं है उन्होंने, जैसे आपने अभी तक जिक्र किया है कि वो अभी तक आया नहीं है। उसमें बाज़ लोग बात कर रहे हैं कि किताबों के अंदर है, वो कह रहे हैं ट्रस्ट का एक फॉर्म आएगा, वो ट्रस्ट भी नहीं बन पा रहा कि CDC ट्रस्टी होगी, कौन ट्रस्टी होगी, फिर उसके कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे वो डिफाइन नहीं हो पा रहा। उसके अलावा इन्होंने जो है वो अभी एक और चीज़ की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाना चाह
रहे हैं, तो उस पर भी काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी वेबसाइट पर भी डेवलप नहीं हो सका है। तो वो जब तक चीज़ें समझे कागज़ से बाहर नहीं आएंगी, प्रैक्टिकल नहीं आएगी, और स्टेक होल्डर जो असल में बुनियादी आप समझे जो डेवलपर एंड बिल्डर्स हैं, जब तक उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा। देखें, प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो सकता जब तक उसकी अप्रूवल आपके पास इन हैंड ना हो। टाइटल के इश्यूज आज तक पाकिस्तान में चल रहे हैं। आपको पता है कि बैंक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इस पूरी हाउसिंग का, कि जब तक वो लो इस रेट पर आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, रेंटल रिप्लेसमेंट मॉडल नहीं आ सकेगा, तब तक आपको सस्ते और मेयारी घर नहीं मिलेंगे। आज सबसे बड़ा जो मसला है, एक आम पाकिस्तानी का जो नया यंग जनरेशन के लड़के हैं, उनकी सैलरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और ऊपर बैंक उनको फाइनेंस नहीं करता। अब अगर बैंक उनको फाइनेंस करे, जैसे सिंगापुर में, मलाइशिया में वो करते हैं, 30 साल का पैकेज देते हैं, तो फिर उनको घर मिलता है। यानी बेसिकली जो रेंट है उससे थोड़ा बहुत आप ज्यादा लें, ताकि कुछ अरसे बाद, 20 साल बाद, 25 साल शेखानी साहब कह रहे थे कि हुकूमत का भी ख्याल यही था कि किसी तरीके से जितना आपका रेंट है उतने के अंदर आपको किस्त दे के घर मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, खास तौर पर कि एक चीज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की जाए, लेकिन उसको भी इंप्लीमेंट होने में इतना टाइम लग जाए, तो हमें गौर करना होगा कि हमारा सिस्टम कैसा है, सिस्टम में फ्लॉज किधर है, कि जो किसी चीज को जो इतनी बड़ी सतह से भी आती है उसको इंप्लीमेंट होने से रोकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो एक सनत का दर्जा मिल गया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके जो फ़वाइद हैं वो आम आदमी तक पहुंचने में भी लगता है कि कुछ वक्त है, बल्कि कुछ नहीं बल्कि कुछ से ज़्यादा वक्त है। इसी पे बात करते हैं। शाबान इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर को, और तलहा सैयद मोहम्मद तलहा साहब मौजूद हैं जो नया नाज़िमाबाद के प्रेसिडेंट भी हैं और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शाबान साहब, दोबारा से उसी तरफ आते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर ये पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए, ठीक है कि स्टेक होल्डर्स जो है वो ऑन बोर्ड नहीं थे, ठीक है कि पैकेज में फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो है ना कि जिसको जो है वो ग्राउंड पर आना है, कुछ तो ऐसा होगा कि आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हो सकता है डिले हो जाए। आपको पता है पाकिस्तान में ऐलान से लेके जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक बहुत वक्त लगता है, तो लोगों का एतमाद बहाल होगा, फॉरेनर्स यानी कि फॉरेनर्स से मुराद हमारे ही पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, उनका ट्रस्ट बहाल होगा कि यार कुछ पैसा लगाया जाए। और खास तौर पर तला साहब ने भी जिस जानिब निशानदेही की कि आपसे ज़राए नहीं पूछे जाएंगे, तो उसका फायदा एक आम आदमी को होना है। देखें, ये बात जो तला साहब ने भी की है कि जी 111 जो सेक्शन है उस पर पूछा नहीं जाएगा। बेसिकली वही मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि इन्होंने 2 स्टेप आगे का वो डिसीजन ले लिया है। जब तक आप रियल इस्टेट को नहीं पैकेज देंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल इस्टेट का मैं आपको बताऊं कि देखें यहाँ पे हमारे यहाँ तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर्स के लगभग की जो पैसे हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं इस रियल इस्टेट सेक्टर में। वो ब्लैक पैसा नहीं है। वो होता ये है कि हमारा जो सिस्टम है कि आप अगर 1 करोड़ रुपए की चीज ले रहे हैं तो उसका आपकी रजिस्ट्री जो हो रही है वो 20 लाख की हो रही है, तो वो जो 8 मिलियन 80 लाख रुपए है वो आप नहीं शो कर रहे FBR में, जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हो गया। अच्छा, जब तक उस पैसे को आप डॉक्यूमेंटेड की शक्ल नहीं देंगे तब तक ये प्रॉपर्टी की या रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब होगा क्या कि ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है इसमें यस थोड़ा बहुत जो बिल्डर हैं जिनके पास अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है वो तो अपने पैसे को वाइट करने के लिए शायद 20-25 प्रोजेक्ट्स अनाउंस, बड़ा आदमी वो लॉन्च कर लेगा। लेकिन जो एक साइकिल चाह रहे हैं, गवर्नमेंट चाह रही है कि जो एक पूरी ट्रेडिंग चले, पूरा बिजनेस चले, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आप इस पूरे अनडॉक्यूमेंटेड पैसे को रियल इस्टेट में आप इसको डॉक्यूमेंटेड का कोई पैकेज नहीं देते। जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया था 236W के नाम से, और वो 236W में उन्होंने सिर्फ एक गलती कर दी कि उन्होंने FBR वैल्यूज तक उनको कहा कि जी आप 3% दे दें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने गवर्नमेंट के हमारे से 1-2 मीटिंग्स भी हमारी हुई, हमने उनको कहा कि अगर आप वही 236W जैसा कोई पैकेज देते हैं और उसमें आप मार्केट लेवल्स पे ले आते हैं और आप ये कहते हैं जी ठीक है 2% 3% आप देके अपने पैसे को डॉक्यूमेंटेड कर लें, तो आप ये देख लें कि अगर कोई 1 करोड़ रुपए की डील होती है और उसमें 80 लाख रुपए अगर अनडॉक्यूमेंटेड है, वो डॉक्यूमेंटेड होता है, तो रेवेन्यू जनरेशन कितनी हो जाएगी गवर्नमेंट की। उसके बाद जो आदमी
जिसका अनडॉक्यूमेंटेड है वो भी खुशी खुशी इस ट्रेड में आएगा। अगर आप ये चाहेंगे कि जी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाए, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के शॉर्ट टर्म तो यस हो सकता है 2 महीने 3 महीने में थोड़ी सी बेहतरी हमें नजर आए, लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज का फायदा हो ही नहीं सकता जिसमें कि आप रियल एस्टेट में बायर्स को बेनिफिट नहीं देंगे। देखिए हमेशा मार्केट चलाती है बायर्स, सेलर मार्केट नहीं चलाते। सेलर तो मजबूर होता है। आपने बायर को, बायर उसको मजबूर करता है। अच्छा, अब आपने बायर को इंसेंटिव तो दिया नहीं, बायर को इंसेंटिव आपने दिया कि जी आप कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदें। अच्छा, यहाँ पे 90% लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने का, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्डरों पे, डेवलपर्स पे। आपको पता है कितने कितने बड़े बड़े मामलात हुए हैं। वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको स्टेज वाइज जाना है। लोगों को पहले बिल्डर्स को, रियल एस्टेट को एक ऐसा लॉ देना है कि जिसमें बिल्डर भी फ्रॉड ना कर सके, बायर भी कोई हैंकी पैंकी ना, और वो सिलसिला जो है पूरा, जो इन्वेस्टर है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करे। तला साहब, आपके ऊपर सारी बात आ गई कि जी कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोग जो है वो देते नहीं है, खास तौर पर कोई आपके हवाले कर दिया जाए प्रोजेक्ट तो वो प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं है लोगों को। मतलब हर फर्द इस वक्त परेशान ये है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा, आपने देखा कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो मामलात हुए, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के अंदर कि यार बिल्डर पता नहीं प्रोजेक्ट दे पाएगा नहीं दे पाएगा। बाद में वो कहेगा यार एनओसी नहीं मिला, और एनओसी मिलना उसको है नहीं, क्योंकि एनओसी में लिखा है कि पानी बिजली की जिम्मेदारी नहीं है। पानी बिजली की जिम्मेदारी नहीं है तो प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होगा? हुकूमत के कुछ इकदाम आपको बहाल करेंगे या बस इसी तरह काम चलेगा? नहीं, इसमें जो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो है टाइटल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। अब ये आपको याद होगा कि सुमोटो केस जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 2011-13 से चल रहा, फिर चीफ जस्टिस ने उसने नोटिस लिया और उसमें डिसीजन हुआ, और फिर कंप्यूटराइजेशन, लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइजेशन करने की बात हुई। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि जो भी लैंड रिकॉर्ड है, जैसे आप देखते हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, हर जगह वो ईजी एक्सेस है कि जिसका भी लैंड आपने डाला और टाइटल आपको पता चल गया। तो वो वाला सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें इंप्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइटल का आ जाता है। होता ये है कि आपने कोई चीज़ ली, 30 साल बाद, 35 साल बाद, 20 साल बाद एकदम से किसी ने इशू निकाल दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। अब किसी ने नहीं पूछा कि 20 साल तक वो चीज़ें होती रही तो कैसे होती रही। तो उस चीज़ को सही, के एंड से भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं ना। एक बायर जो है, जाहिर है वो किस हद तक आपको वेरीफाई। देखिए, बायर के लिए सबसे ज़रूरी है जो बुनियादी चीज़ उसको देखना कि SBCA जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो सेल एनओसी इशू करती है, उसकी सेल एनओसी ज़रूर देखें कि वो वेबसाइट पे अवेलेबल है नहीं है। उसके अलावा जो भी रेलिवेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अपना मास्टर प्लान ऐसे केसेस भी तो है ना। बून गार्डन का एक केस हमारे सामने है, सब कुछ सारे उसके साथ उनके वो मौजूद हैं, जो 15, 18, 20 सब देखने के बाद लोगों को बोलते हैं कि ये फ्लोर उतार दो, वो फ्लोर हटा दो, यहाँ से गैर कानूनी है, वहाँ से गैर कानूनी, ये कंटोनमेंट की ज़मीन है, ये फलाना की ज़मीन है। देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जब एक दफ़ा बिल्डिंग स्टार्ट हो जाए, उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। अगर बुनियाद डल गई और चीज़ें सारी शुरू हो गई हैं और हर अप्रूवल उसने ले ली है, तो फिर आप बिल्डिंग बनने के बाद तोड़ने के मजाज नहीं होंगे। ये एक बहुत क्लियर करने की जरूरत है। बेचारे की बिल्डिंग बनी हुई थी रॉयल करके, कोई वो जो मेन अलादीन के साथ ही है। जी बिल्कुल, मेन राशिद मिनाज रोड प्रोजेक्ट है। मैं यही कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि चीज़ बननी शुरू हो जाती है, वो कुछ मामला तय हो जाते हैं इस तरह के, और फिर उसके बाद चीज़ शुरू हो जाती है। लेकिन एक दफ़ा चीज़ शुरू हो जाए, उसकी जिम्मेदारी सनद का दर्जा मिलने के बाद आपको लगता है कि कुछ चीजें जो है वो आप लोगों के हाथ में होंगी कि आप लोगों के एतमाद को बहाल कर सकें? सनद सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। इसकी अपनी एक पूरी बॉडी बननी चाहिए जिसपे आबाद और मुख्तलिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लोग जो हैं वो सारे के सारे आएँ, और सही ट्रू स्पिरिट में इसकी खिदमत उस वक्त होगी जब वो लोगों को सही मायनों में जो नीड है घरों की वो प्रोवाइड कर सकें लो कॉस्ट पे। अभी आजकल प्रॉब्लम ये है कि जो भी इन्वेस्टर्स होता है वो ज़्यादातर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अगर आप पाकिस्तान की सोसाइटीज़ को देखें तो कहते हैं कि 70% जो है वो प्लॉट्स हैं और 30% सिर्फ बेंगलोज हैं, और 70% आज भी खाली है। अब ये रोजगार सारी चीजें मिलेंगी उस वक्त जब प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, एक आखिरी रिमार्क दीजिएगा, थोड़ा सा प्रोग्राम में वक्त आखिरी की तरफ है। अगर ये पैकेज इंप्लीमेंट हो जाए, जिस रूह के साथ आया है उस रूह के साथ इंप्लीमेंट हो जाए, तो मुझे सस्ता घर मिलेगा? जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सबसे बड़ी जामिन होगी लैंड की। चाहिए नहीं, देना आप लोगों ने नहीं, देना हम लोगों ने। इसमें मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो भी, चाहे वो नया पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो या ना हो, अगर गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर 30% छूट भी दे रही है ना गवर्नमेंट आपको, खाम माल पे, मशीनरी पे,
टैक्सेस में थोड़ा सा दे रही वो है। सब चीजें कर रही है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीजें देखें, किसी भी सोसाइटी के लिए एक सोसाइटी सिर्फ लो कॉस्ट स्कीम नहीं दे सकती, उसमें मिक्स आपको लाना होता है। आपको लो रखनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग भी रखनी है, कैटेगरी लाना पड़ती तो फिर आप ताकि कमर्शियल की भी वैल्यू और सारी चीजों की वैल्यू उस तरह हो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप करना, पानी बिजली गैस, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने लेनी होती है। फिर आपको पता है एम्प्लॉयमेंट वहां पर होना चाहिए, तो चीजें बनेंगी। आप गाँव देहात कहीं बना देंगे और साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो कभी भी सही तरह उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे आपने खुदा की बस्ती का नाम सुना होगा, 1980s में प्रोजेक्ट बना, वो भी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम थी, लेकिन आज खुदा की देख बस्ती थी ना, इसलिए खुदा के हवाले तो कर दिया। वो उसके लिए जरूरी है कि इस तरह की आप चीजें लेकर आए कि जिसको इंप्लीमेंट करना आसान हो, और आप खुली चीजें पॉलिसी दें कि भाई 30% आपने अगर इस स्कीम में लो कॉस्ट हाउसिंग रखी है तो आप इस प्रोजेक्ट के अहल हैं और सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। यानी कि आप क्लोजिंग इस पे करेंगे कि इसमें इस पैकेज के बाद भी गुंजाइश मौजूद है कि चीजों को थोड़ा सा मजीद निखारा जाए। करें। और दूसरा, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके लिए बुनियाद है, पैसा उन्होंने प्रोवाइड करना है। जब तक वो लो कॉस्ट पे पैसा आपको नहीं देंगे पब्लिक को, ट्रस्ट है। और बैंक किसी तरह इनको गवर्नमेंट ने ये करने की जरूरत है। देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे उसका, वो ये है कि पाकिस्तान में जो फाइनेंसिंग की जो है वो ना होने के बराबर है। अभी अगर आप देखें तो नेशनल बैंक 1% से कम जो अपना जो है वो हाउसिंग के लिए लोन दे रहा होता है। अगर स्टेट बैंक इसको किसी तरह कहे कि 10%, जैसे दूसरे ममालिक में कि 10% लाजमी मैंडेटरी करे कि आप अपने पोर्टफोलियो का हाउसिंग सेक्टर को देंगे, तो ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। बैंक के लिए बहुत आसान होता है कि गवर्नमेंट की बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको रिटर्न मिलता है। तो इनको अगर जब तक वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, आज कल की करंट गवर्नमेंट, तब तक वो चीज़ सही नहीं होगी। यानी इस पैकेज को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक करना बहुत जरूरी है, तो इसके सही असरात आपको नजर आएंगे और रेंटल रिप्लेसमेंट मॉडल में घर में। शाबान साहब, आप क्या क्लोजिंग करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? 2-3-4 चीजें बताएं जी, कि प्रोग्राम में वक्त खत्म हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि जी सबसे पहले जो बायर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और प्रोटेक्शन आपको मैं बताऊं वो तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि कोई ऐसे लॉज ना हो। हमारे यहाँ इशू ये होता है कि आप स्कीम लॉन्च करते हैं 5000 प्लॉट्स की, आप बेच देते हैं 50000 प्लॉट्स। बिल्कुल ऐसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, प्रोटेक्शन ही नहीं है, प्रोटेक्शन ही नहीं है। जब तक आप बायर को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, बायर को आप वो नहीं देंगे, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, ये चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इससे ज्यादा बेहतर भी पैकेज दे देंगे, उसका फर्क कुछ नहीं आना। बस इख्तिताम इसी से करते हैं कि पैकेजेस से नाज़रीन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जब तक वो ग्राउंड के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ग्राउंड पर लोगों को फायदा देने का सबब नहीं बनेगा। और साथ साथ ये है कि उसकी कोई रेगुलेशन नहीं होगी, उसके ऊपर कोई ऐसी शफाफ बॉडी नहीं होगी कि जो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सके कि जो चीज़ें हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड की जा रही हैं, फराहम की जा रही हैं, वो लोगों तक पहुँच भी रही हैं या नहीं पहुँच रही। आज के प्रोग्राम से इतनी ही, अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।